चलिए, आज एक डीपीटी दी थी सर्कल की। उस डीपीटी का पर्पज एक था, मुझे पता है उसमें बहुत सारी चीजें नहीं बनी होंगी। बंद कर दो अभी, जब लाइट कम हो जाए जब खोलना। उसमें बहुत सारी चीजें नहीं बनी होंगी, पर केवल दी इसलिए थी कि अगर आप लॉजिक से करते तो कितने क्वेश्चन हो सकते थे ये जानने के लिए। तो हो सकता है आपसे हो भी गए कुछ क्वेश्चन, है ना, टेंजेंट नॉर्मल, और जो नहीं हुए होंगे वो अभी आज की क्लास में पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, टाइम बच गया तो डीपीटी भी डिस्कस करूंगा। पर अगर आज की क्लास में नहीं हुए तो आज के बाद हो जाएंगे। अभी अब आपको अगले कई दिनों में 3 4 6 दिन सर्कल का काफी सारा मटेरियल मिलेगा, तो कहीं और से मत करना कुछ भी, जैसे स्ट्रेट लाइन का मिला वैसे सर्कल का मिलेगा। ओके, और क्योंकि संडे जो आपका टेस्ट होगा 2D का, अब उसमें बताने की जरूरत नहीं है, हाँ, ये सर्कल उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो। तो कल मैंने जो सर्कल में पढ़ाया था एक बार 5 मिनट में रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्कल पूरा एक कंसेप्ट पे बेस्ड है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, और इस वेरिएबल पॉइंट के लोकस को या ट्रेसिंग करने पर हमें जो इमेज मिलती है कॉल्ड सर्कल। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड, और सारा कंसेप्ट इस पे बेस्ड है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। कई बार मैं ए लिख देता हूं, कई बार आर, कंफ्यूज मत होइएगा। जहां पे ए बोल रहा हूं वहां पे आर लिख जाऊं तो भी कंफ्यूज मत होना कि आर कहां से आ गया, वो आदत में। तो सीपी इक्वल टू रेडियस, इससे हमने पूरा कंसेप्ट बनाया था। एक फॉर्मुला पढ़ा था सेंटर रेडियस फॉर्म, जिसमें अगर सेंटर एच के हो और वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई और सपोज रेडियस ए यूनिट है, तो हमने सेंटर रेडियस फॉर्म पढ़ी थी एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, और इससे थोड़े डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखे थे, टचेज एक्स एक्सेस, टचेज वाई एक्सेस, पासिंग थ्रू ओरिजिन, टचेज बोथ द एक्सेस। वो सब डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी कर लिए थे, पर ये करे थे। और इसी से हमने एक जनरल इक्वेशन बनाई थी जो कि थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये इससे बनती है, तो हम h को मतलब यहां पर रिप्लेस करते हैं, तो इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस हो जाता था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, यहां से एक बात और नोट करने की आती है, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी देन रियल सर्कल, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी देन पॉइंट सर्कल, या पॉइंट भी बोलते हैं। और अगर जी स्क्वायर, किससे समझ में आ रहा है, क्योंकि रेडियस अगर पॉजिटिव है तो सर्कल बना होगा, रेडियस 0 है तो पॉइंट रहा होगा, मतलब सिंगल पॉइंट रहा होगा, तो उसे पॉइंट सर्कल और पॉइंट दोनों बोलते हैं। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी है तो इमेजिनरी सर्कल, राइट। तो अगर कभी अंडर रूट, क्योंकि रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, रेडियस मतलब जो भी चीज डिस्टेंस की होगी वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। रेडियस मतलब डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से सर्कमफ्रेंस, तो उसके नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। आज काफी बड़ा थ्योरी का पार्ट कवर होगा विद लॉजिक। लॉजिक मतलब समझ गया, पहले लॉजिक से फिर डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे कल हमने सीखा था, और फिर आज वाली डीपीटी भी करना, और फिर मैं आपको आगे भी डीपीटी पीडब्ल्यूपीटी बहुत सारी मिलने वाली, सर्कल का काफी मटेरियल बनाया हुआ है, तो वो आप रेगुलर मिलेंगे। चलिए, फिर मैंने आपको बताया था एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स आर गिवन, अगर सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो, पहले इसका लॉजिक बताया था, दोनों का डिस्टेंस निकाल दो तो डायमीटर, रेडियस उसका आधा होता है, मिड पॉइंट डायमीटर, वो मिड पॉइंट सेंटर। पर इससे हम करना नहीं है, करने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था, प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स आर गिवन। फिर हमने थर्ड पढ़ा था इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, यही था ना, उस पर भी बात करते हैं। इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, अब इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस में मैंने बताया था आपको कि अगर एक सर्कल की इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो सर्कल एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बना रहा है और वाई एक्सिस पे कितना बना रहा है। एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट को ए बी बोला था, वाई एक्सिस को, अगर मैं फॉर्मूला भूल जाऊं तो मैंने लॉजिक बताया था, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस निकालते वक्त वाई 0 पुट करो, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस निकालते समय एक्स, पर अभी हमने डायरेक्ट बनाया था, तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस या ए बी 2 रूट, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस या वाई एक्सिस 2 रूट, यही था, यहीं पे मैंने आपको छोड़ा था। और साथ में ये भी बताया था, इसमें कुछ नोट लिखवाए थे, वही आखिरी पोर्शन था, कि जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी देन इंटरसेक्ट टू रियल पॉइंट, जी स्क्वायर इक्वल टू सी देन टचेस द सर्कल, जी स्क्वायर लेस देन सी नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस द सर्कल। और सिमिलरली एफ के लिए, तो एक क्वेश्चन इंटरसेप्ट का करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, फाइंड इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12y प्लस 16 इक्वल टू 0, प्लस 16 इक्वल टू 0। इस एंड पे बफरिंग नहीं है बेटा, कल हमने इतना ही पढ़ा था, आज सेकंड क्लास है तो ज्यादा आपका कुछ भी नहीं निकला है, तो सब समझ में आ जाएगा।
आप सबसे पहले बताइए इसका जी कितना है 4, एफ कितना है -6, सी है 16, जो है वही लिखना है, -4 मत कर देना। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस लिख दो या ए भी लिख दो। 2√g², 16 - 16 जीरो, जीरो रहने दो, मैंने दिया ये सर एक्सेस सी डी। 2√36 - 16, 2√20 मतलब, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस जीरो है, यानी टच कर रहा है एक्स एक्सेस को, और वाई को दो जगह पे कट कर रहा है, इसलिए लेंथ मिली है। इसका सिग्निफिकेंट ये निकलता है। कोई कंफ्यूजन? अगर आप इसका सही डायग्राम बनाना चाहें बना सकते हैं। सेंटर -4 6 है तो सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, तो इस तरह का कुछ बनेगा। ओ सॉरी, वाई पे तो कट करेगा, एक्स को टच करते हुए निकल जाएगा, ये मतलब होता है, क्योंकि यहां पे टच करा और यहां पे 2 पॉइंट पे कट करा। तो यहां तक जितना तक क्लियर था, तो अब आगे बढ़ते हैं आज। चलिए लिखिए नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये क्वेश्चन, इस पे बेस क्वेश्चन तक निमसेट में आया हुआ है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब इसका मीनिंग क्या है पहले मैं बता दूं, फिर कंसेप्ट बताऊंगा, फिर डायरेक्ट ट्रिक्स। देखिए, आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी है, मैंने ये लिखा, तो पता क्या लिखा है, ये बार बार बहुत यूज होता है इसका, इसलिए आप ध्यान रखना। इसका मतलब ये लिखा है, अगर सर्कल की बात कर रहे हैं, पैराबोला की बात कर रहे हैं, तो पैराबोला की इक्वेशन, सबको ऐसे डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पर अभी मैंने s = 0 लिखा, तो मतलब सर्कल लिखा। अब मैं बोल रहा हूं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अगर आपको कोई पॉइंट दिया है, तो सर्कल के रिस्पेक्ट में उसकी क्या पोजीशन है, क्या क्या हो सकता है, आपके दिमाग में खुद ही आएगा। सर हो सकता है कि पॉइंट अंदर हो, मान लो एक पॉइंट दिया ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ए अंदर हो सकता है, अंदर मतलब हो गया इनसाइड। अगर मान लो ए यहां हुआ, तो आप इसे इनसाइड बोलोगे। ठीक सरकमफ्रेंस पे हुआ कहीं, ठीक सरकमफ्रेंस पे हुआ, तो आप ऑन द बोलोगे। और अगर कहीं बाहर हुआ, तो आप आउटसाइड। 3 पॉसिबिलिटी है, यस और नो। मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता तो भी मैं बता सकता हूं, बड़े आराम से। बताओ कैसे? सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकता हूं, जिसे मैं बोलूंगा सी ए। अगर सी ए की वैल्यू, और ये रेडियस है ए, सी ए की वैल्यू ए से कम है, तो इनसाइड होगा कि नहीं, क्योंकि सी ए छोटा है, रेडियस बड़ा है। ठीक, सी ए रेडियस के इक्वल हुआ, तो ऑन द होगा कि नहीं, मतलब सर्कमफ्रेंस पे। और सी ए की वैल्यू बड़ी हो गई, मान लो सी ए बहुत दूर है और रेडियस तो ही खत्म हो जाएगा, तो सी ए ग्रेटर देन ए होगा, तो आउटसाइड हो जाएगा। नोट करिए ये। संदीप, आपकी वो एलिजिबिलिटी के लिए अलग से बात करूंगा मैं। क्लियर? और याद रखिएगा सीए क्या डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम कई बार मॉड लगा के लिखते हैं, कई बार नहीं भी लिखते। डिस्टेंस मतलब हमेशा डिस्टेंस वर्ड जब भी बोले मींस पॉजिटिव। मेरा घर 6 किलोमीटर दूर है, तो क्या ये कोई कल्पना कर सकता -6? अब सोचो -6 क्या होगा, मतलब इमेजिनेशन से भी बाहर हो जाएगी। -6 रुपए में तो फिर भी समझ में आता है। आपने बोला 6 रुपीज, मैंने बोला -6, इसका मतलब मेरे को आपको 6 रुपए देना है और आपने मुझसे लिए, मतलब उधार दिए। पर -6 किलोमीटर कैसे जाओगे? समझ में आ रहा है? तो ये एक पहला तरीका है। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी आएंगे। मैंने आपको बोला मैं पहले बिना फॉर्मूले के सर्कल सिखाना चाहता हूं। आज डीपीटी भी यही सोच के दी थी, ये सोच के नहीं कि बने, ये सोच के कि देखते हैं आप कितने लॉजिक से कर सकते हो। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। x² + y² + 4x - 6y - 3 = 0। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट 4,3। डन। आप बड़े ही सिंपल तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन का सेंटर बताइए क्या है, -2,3, और दिए गए सर्कल का रेडियस 4 यूनिट। इसमें तो अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट लिखा करूंगा। G2 है, F -3 है और C -3 है। सेंटर अपोजिट साइन होता है और रेडियस इनके स्क्वायर्स। या सुनो, अब मैं ये चीज हर क्वेश्चन में डायरेक्ट, अब देखो मुझे पी इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो ये सेंटर है, ये पॉइंट कहां है मुझे नहीं पता, मैं तो रफ डायग्राम बना लिया। अब मैंने सी ए निकाला, सी ए मतलब डिस्टेंस में 2.4 + 2 36, यानी 6। रेडियस 4 है और पॉइंट का डिस्टेंस कितने यूनिट है, 6 यूनिट है, यानी पॉइंट आउटसाइड है। तो आप इसका लिखेंगे आंसर आउटसाइड।
इसी में एक अगला क्वेश्चन बताना है। पॉइंट दिया है -5,7, -5,7 क्या है? -5,7 निकालने की कोशिश की, अभी मान लो चाहो तो आपने सेम तरीके से ही करा। 9 + 4 16 क्यों 25 5, ये भी आउटसाइड आ रहा है। एक ही क्वेश्चन में मुझे कंसेप्ट बताना। थर्ड पॉइंट है -3,4, -3,4। अब पॉइंट का नाम दे दो डी। बोलो डी क्यों दिया? क्योंकि सी को सेंटर लेके रखा हुआ मैंने, और कोई जरूरी नहीं डी दो, आपका मर्जी हो तो ए बी सी डी दे देना, आपका मर्जी हो तो राम श्याम घनश्याम दे देना। तो बताओ क्या होगा? सी डी -3,4। तो बोलिए 1 + 1 √2। √2 तो 4 से बहुत कम है, मतलब पॉइंट कहीं अंदर ही घूम रहा होगा, सर्कल से बाहर नहीं जा पाया, तो इसको क्या बोलोगे? इनसाइड। एक और लिखिए 4,1 4,1 नहीं -4,1 लेना। -4,1 4,1 भी बता दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन और बढ़ा लो। अभी -4,1 इनसाइड। ठीक, अब एक बार बताइए, इस सब में आपने क्या किया? इसमें आपने एक ही चीज करी। पहले आपको सर्कल की दी गई सर्कल का सेंटर निकाला, दिए गए सेंटर सर्कल का रेडियस निकाला, फिर डिस्टेंस निकाला, फिर कंपेयर किया, टाइम लगा। अब इसका शॉर्टकट ये है कि ये जो पॉइंट था, ये हम डायरेक्टली भी इसमें पुट कर सकते थे। आ रहा हूं 2 मिनट में मेथड में। मगर मैं पॉइंट डायरेक्ट पुट करूं तो बताओ क्या होगा? 16 + 9 + 16 -18 -3, रिजल्ट क्या मिला? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिजल्ट बताता भी लिखवा रहा हूं आउटसाइड। तो हमारे को क्या फायदा हुआ? टाइम सेव हो गया। बार बार समझो आपकी डायरेक्ट फॉर्मूला आपका टाइम सेव करता है, और हमें टाइम सेविंग ही तो सबसे बड़ा की है हमारा। तो अब आपको ये जो तरीका, ये तो कर ही सकते थे, पर क्या तरीके से करना है वो बता रहा हूं। अब आप वही की वही चीज को बता रहा हूं। पोजीशन ऑफ पॉइंट ए x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल s = 0। तो आप सीधे सीधे पॉइंट रख दो सर्कल में। तो आपने रखा क्या होगा? x1² y1² 2g x1 2f + c। ये हो गया क्या? s1। s1 > 0 आए तो डायरेक्टली बोलना आउटसाइड। s1 ठीक 0 आए तो ऑन द सर्कल, s1 < 0 आए तो इनसाइड द सर्कल। इससे आपका काफी टाइम सेव होगा, ना रेडियस निकालना, ना सेंटर, ना डिस्टेंस। और अभी तो एक ही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, है ना? तो आप सीधे सीधे पॉइंट को पुट कर दीजिए, आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। ओके, तो आप सीधे सीधे निकाल के बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट -3,5 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल x² + y² + 5x - 7y + 3 = 0। आप सोचो इसका सेंटर निकालने में भी टाइम लगता, इसका रेडियस निकालने में, क्योंकि 5 या 7 है ना, रेडियस में भी टाइम लगता, कंपेयर में भी। जबकि पॉइंट पुट करके विद इन सेकंड बता दोगे, बिना पेन चलाए बता दोगे। और ये भी नहीं पता करना कि रिजल्ट कितना आ रहा है, बस क्या देखना है? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो आपने जैसे ही पॉइंट रखा, देखिए क्या मिला? 9 + 25 + 25 माइनस माइनस नहीं -35 + 3। क्यों? अब प्लस का पोर्शन बड़ा दिख रहा है ना, बस खत्म। तो आपने क्या बोला? आउटसाइड। क्या गलत कर दिया? अच्छा, मैंने कहीं गलत कर दिया, ठीक है। 9 + 25 -15 -35 + 3। अब माइनस का 40 है, प्लस का बड़ा है, मतलब निगेटिव बड़ा है ना, < 0। तो क्या आएगा? इनसाइड। सॉरी, पर बेनिफिट समझ में आ गया? बिना बात के हम मतलब कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ 100% सर्कल के क्वेश्चन होते हैं, पर धीरे धीरे आपको लगता नहीं होते हैं फॉर्मूले के बिना, पर होते हैं। अगर कभी भूल जाओ तो कर सकते हो। तो आपको अब सोचो, आप इसका पहले सेंटर निकालते तो -5/2, 7/2, फिर रेडियस निकालते, फिर इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालते, रेशो के फॉर्म में वैसे ही टाइम लग जाता। तो ये सबसे बच जाओगे। कोई कंफ्यूजन? वन मोर क्वेश्चन। फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट -7,3 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल x² + y² -6x + -6x - 4y + 3 = 0।
बफरिंग इस एंड पे नहीं है बेटा। 49 प्लस 9 प्लस इतने में ही समझ में आ गया, पॉजिटिव पोर्शन बड़ा, खत्म। तो आपको क्लियर है, तो ये क्लियर है, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करते चलना, क्रिस्टल क्लियर, कोई कंफ्यूजन मत होने देना। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा और इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है एक, चलो पैरामीट्रिक और लिख लेते हैं, फिर आते हैं उस पर। देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल, ये सिंपल पोर्शन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामीट्रिक इक्वेशन और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? देखो y इक्वल टू एफ एक्स हो तो कहलाती है कार्टेशियन, एक्स वाई कंबाइंड हो तो कहलाती है इम्प्लीसिट, और एक्स और वाई को किसी थर्ड वेरिएबल में लिखते हैं तो कहलाता है पैरामीटर या पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सर्कल में क्या होता है आप कभी, और पैरामीटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप समझना थोड़ा। जब सर्कल की हम बात करते हैं, मान लो अभी एक स्टैंडर्ड सर्कल की बात करें, तो ये वेरिएबल पॉइंट है, मूव कर रहा है, क्यों? और जैसे जैसे ये मूव करेगा, ये पॉइंट यहां पे था मान लो, ये मूव करना चालू हुआ, तो इसके साथ साथ एक चीज और मूव कर रही है, बताओ क्या? एंगल। और जब ये एंगल पूरा 360 हो जाता है तो सर्कल जनरेट होता है। तो सर्कल का पैरामीटर क्या हुआ? थीटा। नहीं समझे बात को? आप लॉजिक से समझिए कि पैरामीटर मतलब क्या, उसी इक्वेशन का एक पार्ट होता है। तो आप जो ये पॉइंट मूव कर रहा है, उस पॉइंट के मूव करने से तो सर्कल बन रहा है। पहले यहां था 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे यहां है तो 90 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे चलते चलते एक समय जब ये 360 पे आएगा, पूरी इमेज बन गई। तो इस एक्स वाई के साथ एक चीज और लगातार घूम रही थी, क्या? एंगल। और वो एंगल घूम रहा था, इसलिए इसका पैरामीटर क्या हुआ? एंगल, यानी थीटा। तो एक्स और वाई को थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। तो एक बार फिर डायग्राम बनाते हैं, मान लो सर्कल यही दिया है, ये पैरामीटर अभी मान लो पॉइंट यहां एक्स वाई, तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस एक्स होगा और ये वाई और ये रेडियस होगा, यस और नो? तो कॉस थीटा बताओ क्या होगा? एक्स वाई, और साइन थीटा बताइए, वाई अपॉन ए। तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू बोलो ए साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन, बस खत्म। और एक पूरी पूरी मैथ्स में एक बात हमेशा रखना, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, एक्स के साथ कॉस चलता है और वाई के साथ साइन, क्योंकि वाई परपेंडिकुलर को बताता है और एक्स बेस को बताता है। ये कहलाती पैरामेट्रिक इक्वेशन और ये कहलाते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, खत्म। कोई नई चीज नहीं है। अब इसको पैरामेट्रिक से कार्टेशियन में जाना तो क्या करते हो? थीटा को एलिमिनेट, स्क्वायर करके जोड़ दो, यही आ जाएगा। क्लियर? ओके, जैसे कभी आपको कोई क्वेश्चन दिया ना ऐसा, एक्स स्क्वायर, कोई मतलब बहुत ही बेसिक चीज है, इक्वल टू 25, तो बोलूं मैं आपको इसके बाद फाइंड कार्टेशियन, वो पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो आप लिखना फट से एक्स इक्वल टू 5 cos थीटा, खत्म। कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, बताओ ए क्या है? 7, तो खत्म, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, ये कहलाती है इक्वेशन। और कभी भी कोऑर्डिनेट बोले तो बस इसी को उसमें लिख दो ब्रैकेट फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब सर्कमफ्रेंस पे। आप बताओ ना, यहां पर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए cos थीटा और ए sin थीटा, यस और नो? आप निकाल के देख लो इसका से डिस्टेंस, ए स्क्वायर आएगा, ए आएगा, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस का थीटा, ए स्क्वायर साइन का थीटा, क्या बचा? ए। डन। कभी ऐसा दिया हो, एक्स इक्वल टू 3 cos थीटा, वाई इक्वल टू 3 sin थीटा, दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन, फाइंड कार्टेशियन, तो क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। दो ही चीज हो सकती है, या तो कार्टेशियन से पैरामेट्रिक या पैरामेट्रिक से कार्टेशियन। ठीक है, मान लो अब आपको आ सकता है दिमाग में कि सर ऐसा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ए रूट 17 होगा। तो एक्स इक्वल टू रूट 17 कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बोलो, ये आता है दिमाग में कि सर ये परफेक्ट नंबर नहीं हो तो कोई बात नहीं, रेडियस रूट 17 होगा। कंपेयर किससे करते हो आप? ए स्क्वायर से। तो इसका मतलब क्या है? रूट 17 का स्क्वायर। क्लियर?
मान लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, सेंटर एच के है और रेडियस ए है, इसकी पैरामीट्रिक क्या होगी? तो x इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बोलो खत्म। अगर सेंटर ओरिजिन नहीं है तो क्या होगी ये पता होना चाहिए। मान लो मैं क्वेश्चन दूं x प्लस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7, तो क्या बोलोगे? x इक्वल टू माइनस 3 प्लस रूट 7 कॉस थीटा, y इक्वल टू 2 प्लस रूट 7 साइन थीटा। इसको लॉजिक से भी समझो, इसको इधर ले आओ, x प्लस 3 इक्वल टू यही मिलेगा ना बेटा, इस 4 को इधर लाओ। अब मैं बोलूं स्क्वायर करके जोड़ दो, तो स्क्वायर करके जोड़ोगे तो यही आएगा ना, रूट 7 स्क्वायर का 7 बाहर आ जाएगा, साइंस का थीटा उसका थीटा बन। लॉजिक से भी सीखो आप भाई, इससे कभी भी इस फॉर्म में जाओगे तो सेम रिजल्ट होना चाहिए ना। तो सीधा सीधा लॉजिक है, इसको मतलब मैं ऐसे भी याद रखवाता हूं कई बार कि सीधे इसको ए कॉस थीटा से कंपेयर कर दो, जो ये लिखा है इसको ए साइन थीटा से कंपेयर कर दो, उलझोगे नहीं कभी। फिर बाद में इसको उधर ट्रांसफर कर दो। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 11, तो मैं फट से लिखूंगा, बताओ क्या? x प्लस 2 इक्वल टू रूट 11 कॉस थीटा, x के साथ कॉस आता है, और y माइनस 3 इक्वल टू रूट 11 प्लस माइनस की मिस्टेक भी खत्म। बस अब 2 को उधर और 3 को उधर ट्रांसफर कर दो। एक सिंपल रूल होता है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन का कभी भी कार्टेशियन में कन्वर्ट करो तो क्या बनना चाहिए? ओरिजिनल क्वेश्चन। ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं बना तो गलत हो रहा है। बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं आपको अभी बता रहा हूं, पिछले साल का सर्कल पढ़ाया हुआ, अभी का देख लोगे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर किसी ने पिछले साल पढ़ा उसके लिए बोल रहा हूं, तो आप बहुत छोटी छोटी हर चीज बताते हुए चलूंगा और स्लो चलूंगा। आइडिया अभी दे दिया कि इस वीक नहीं अगले वीक भी सर्कल ही पढ़ना है, सफिशिएंट टाइम है, अच्छी प्रैक्टिस करो। अच्छी प्रैक्टिस मतलब 2-2.5 घंटे भी रोज दोगे, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस अलग अलग करते हो। 2-2.5 घंटे रोज दोगे तो 15 दिन में 30 घंटे होते हैं, 30 घंटे का सर्कल बहुत होता है प्रैक्टिस के लिए। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब मान लो ये वाली इक्वेशन ना दियो, जर्नल दियो, जो कि ज्यादा चांसेस है, ये वाली दियो और इसकी कार्टेशियन वो पैरामेट्रिक बनानी हो। बता इसकी पैरामेट्रिक क्या थी एच के वाले की? यही थी। अब थोड़ा सा रिमाइंड करो अपने आप को कि आपने एच को किससे रिप्लेस किया था? माइनस जी, तो रेडियस को किया था। दिखने में अजीब सी दिखती है पर लॉजिक यही है। तो आप या तो रेडियस ही सीधा सीधा रख दो, या फॉर्मूला तो इसी ढंग से लिख पाऊंगा मैं। इसमें ही कई लोग गड़बड़ हो जाते हैं, बाकी दो फॉर्म तो बहुत ईजी थे। और पढ़ते जाओ, अब जैसे सर्कल में आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा होगा, तो अब वो जो मन में थॉट प्रोसेस क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनका भी मत लाना, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी। तो आपके थॉट प्रोसेस से ज्यादा मेरे दिमाग में थॉट है कि क्या क्या पढ़ाना है। ये क्लियर? इसमें भी कोई लॉजिक, कोई इसमें कोई अलग से नहीं करा। आप याद करिए, जनरल इक्वेशन बनाते समय एच को माइनस जी से रिप्लेस किया था, के को माइनस एफ से, और रेडियस को हम नहीं बोला था, वही लिख दिया मैंने। तो दिखने में बड़ा था, दिखता है, क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। करिए क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 0 ले लेते हैं। चलो बताओ जी कितना है? -3f और सी रेडियस बोलो 5। अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, x इक्वल टू माइनस जी, तो 3 प्लस 5 कॉस थीटा, 4 प्लस 5 साइन थीटा। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो मन में कि मैंने सही निकाला कि गलत, जनरल में कई बार होता है, तो आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। आप इसको बता ऐसा लिख सकते थे, इसको ऐसा लिख सकते थे बेटा, दोनों की स्क्वायरिंग करके क्या कर दो, ऐड करो। तो x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 16 प्लस 9 25 से 25 कैंसिल। ओके, यस और नो? रिपीट कर देता हूं, अगले क्वेश्चन से करूंगा रिपीट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x
-8y -8 इक्वल टू 0। फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन। ऑप्शन बहुत हेल्प करेगा इसमें, पर अभी मेथड भी सीखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x हो गया। देखिए पहले समझ लीजिए क्या क्या करना है। जी कितना, जी 5 है, एफ -4 है, और सी रेडियस लगता है, रेडियस होता है 25 प्लस 16 प्लस 8 बोलना 7। ओके, मुझे पता है एक्स इक्वल टू माइनस जी प्लस रेडियस कॉस थीटा, ऐसा बोला करो। वाई इक्वल टू माइनस एफ प्लस रेडियस साइन थीटा, खत्म। अब आपको अगर कभी ये पता करना हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो वो मैंने बताया था कि आपको थीटा एलिमिनेट करना है। थीटा एलिमिनेट कैसे होगा? 5 को इधर ले जाओ, 4 को इधर लाओ। तो बोलो बेटा क्या लिखोगे? एक्स प्लस 5 इक्वल टू 7 कॉस थीटा, वाई माइनस 4 इक्वल टू 7 साइन थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यस और नो? अब क्योंकि इसका स्क्वायर बना, अब इसको पूरा सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0, यही बना तो सही है। अगर कहीं गलत बन गई होती तो समझ जाओ हमने पैरामीट्रिक गलत लिखी है। तो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लिया करो। बस आप देखा करो कॉस और साइन में मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? रेडियस। इससे ही पकड़ में आ जाता ऑप्शन, बाकी तो करना ही नहीं है। क्लियर हो नॉट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। जी बोलो। 7/2 एफ -4 और सी 1। अब मैंने जान करके इसका रेडियस ऐसा लिया कि आपके मन में आएगा परफेक्ट सर, परफेक्ट स्क्वायरिंग नहीं, तो पहले क्लियर कर लो। ये सही लिखा है तो 49/4 प्लस 15, तो ये 60। 109/4 या रूट 109/2, खत्म। अब बोलो x इक्वल टू माइनस जी प्लस रेडियस अपॉन, मैं ऐसे बोलता हूं रेडियस अपॉन मतलब रेडियस इंटू कॉस थीटा, और y बोलो माइनस है प्लस रेडियस अपॉन क्या? साइन थीटा। ओके चलो, ये बहुत बेसिक चीज थी पर फिर भी करना चाहिए था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए, पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। पहले इसका लॉजिक फिट रखा। पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, बिल्कुल प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए, हर चीज क्लियर होती जाएगी। अब पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल का मीनिंग क्या है कि अगर एक सर्कल दिया हुआ है और लाइन के रिस्पेक्ट में मुझे पोजीशन बतानी है, यानी लाइन की पोजीशन बतानी, तो क्या क्या हो सकता है? आप बोलोगे हो सकता है सर लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके जाए, हो सकता है लाइन टच, और हो सकता है लाइन आउटसाइड, और कोई कंडीशन हो सकती है। अगर एक लाइन और सर्कल के बीच का रिलेशन देखना है तो आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, फर्स्ट आइदर इंटरसेक्ट टू रियल पॉइंट और टचेस द सर्कल, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, जो आगे जाके टेंजेंट कहलाएगी। और थर्ड नंबर पे आउटसाइड द सर्कल, मींस नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस। आउटसाइड को ऐसा भी वर्ड बोल सकते हैं, नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस। और कोई पॉसिबिलिटी? अब मैंने आपको इसके लिए भी कोई फॉर्मुला नहीं बताया, वैसे इसके लिए फॉर्मुला काम का भी नहीं, इसका कंसेप्ट बनाना, क्योंकि इसकी जो ट्रिक है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। और सर्कल जनरल आ जाता है, इसकी ट्रिक इसमें लगा देते हो, मैच ही नहीं करता आंसर, पर ऑप्शन ए मैच कर जाता है। इसकी ट्रिक का निकला हुआ आंसर ऑप्शन ए में मिलेगा, या आपको अभी बता रहा हूं, अब जो पढ़ाऊंगा पोर्शन, अब आपका मिस्टेक पोर्शन चालू होने वाला है सर्कल का, इसलिए पूरा कंसेप्ट से पढ़ना, नहीं तो आपके बाद मतलब यहां से क्वेश्चन में मिस्टेक होना चालू होती है। तो पहले लॉजिक समझ में आ गया कि 3 पोजीशन हो सकती थी, कि या तो लाइन मतलब ऐसा हो सकता था कि या तो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके जा रही है, या तो लाइन टच करती हुई निकल जा रही है, या लाइन आउटसाइड कहीं है, या लाइन आउटसाइड कहीं है। पता करने का एक बहुत अच्छा तरीका था मेरे पास कि अगर मैं सेंटर से लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, मतलब सीएम, और इसको रेडियस से कंपेयर करूं, तो बड़े आसानी से बता सकता हूं। कैसे? कि अगर सीएम की वैल्यू
रेडियस से कम आए, यानी रेडियस ज्यादा है और सीएम लेंथ कम है, तो आप बोलोगे इनसाइड। इनसाइड का लॉजिकल मीनिंग है इंटरसेक्ट टू रियल पॉइंट। मान लो ठीक सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर और रेडियस की लेंथ मिलती जुलती हुई, मतलब सेम हुई, तो हम बोलेंगे ऑन द, जिसके ऊपर बहुत स्टडी, इसी को कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, है ना। और अगर सीएम की वैल्यू, मान लो इस सीएम, ये लाइन थी और इस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया, सीएम की लेंथ रेडियस से बड़ी आ गई, तो हम बोलेंगे आउटसाइड द सर्कल। लिख लीजिए पहले तो डायग्राम बना के, कंसेप्ट बना के। ओके, ये प्रॉपर कंसेप्ट है। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है कि सर लाइन सेंटर से होकर चली जाए तो क्या हुआ। मान लो सेंटर से होकर चली जाए तो क्या इनसाइड नहीं होगी, है इनसाइड, पर इसको हम एक नाम और नया दे सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डायमीटर। जो लाइन सेंटर से जाती है उसे हम डायमीटर भी बोलते हैं, पर उसके लिए कोई अलग से नहीं लिखना, मतलब कंसेप्ट वही है इनसाइड का, पर ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकेट में लिख देना, इफ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर देन कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये नाम है जो आपको सब पता है। इस तरह के ऑप्शन होंगे, आपको लाइन दी होगी एक और एक सर्कल दिया होगा, आपका ऑप्शन ए होगा इनसाइड द सर्कल या इंटरसेक्ट टू रियल पॉइंट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी टचेस द सर्कल या ऑन द सर्कल। ऑप्शन सी आउटसाइड द सर्कल या लिखा होगा नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस द। और हो सकता है ऑप्शन डी दे दें डायमीटर ऑफ द सर्कल या नन ऑफ दीस दे दें, क्योंकि इंटरसेक्ट टू रियल पॉइंट और डायमीटर सेम थिंग। बस डायमीटर से क्या पता चला, अगर मैंने ये बोला है तो हो सकता है 2 पॉइंट ये हो, 2 पॉइंट ये हो, 2 पॉइंट ये हो, पर डायमीटर बोल दिया तो मैं 100% श्योर हो गया कि लाइन इंटरसेक्ट तो कर ही रही है पर सेंटर से होके भी गुजर रही है। बस इतना ही पता चलता, नेम स्पेसिफिक होने से ये फायदा होता है। क्लियर। अब अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, पहले कंसेप्ट से क्वेश्चन करते हो। इनफैक्ट फिर बोल रहा हूं, इसमें कंसेप्ट ही काम आएगा, इसका ट्रिक फॉर्मूला बड़ा खतरनाक है। इसके बाद के सर्कल के जितने ट्रिक फॉर्मूले हैं वो इस पे बेस्ड हैं। और अगर सर्कल का इस सर्कल का मतलब होता है सेंटर के, अगर सर्कल का सेंटर 0 0 नहीं है तो ट्रिक फॉर्मूले फेल हो जाते हैं और हम ट्रिक फॉर्मूले से गलत कर देते हैं और ऑप्शन ए मिल जाता है। इसलिए अब आपको कंसेप्ट पे वर्क करना है। तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन ऑफ अ लाइन, फाइंड पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये हेडिंग डाल लो, अब मैं लाइन और सर्कल की क्वेश्चन लिखता चलूंगा। 4 5 6 क्वेश्चन करने, ये बड़ा पोर्शन है पढ़ने वाला है। फाइंड पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल।
बोलिए। अब देखो, और आप समझना, जैसे यहां पर मैं समझू, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस सर्कल का सेंटर निकालना आना चाहिए जो आता है, रेडियस निकालना आना चाहिए वो भी आता है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से स्ट्रेट लाइन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब एक बार फिर भी फॉर्मुला रिवाइज करवा रहा हूं। अगर x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप समझ लो इतना यूज होने वाला है जिसकी हद नहीं, पूरे कोनिक साइन तक। तो एनीवे, अब भाई मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास ये लाइन है जिसकी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये सेंटर है, -3 टू इससे cm निकालना है। सेंटर को मैं हमेशा c से डिनोट करता हूं, तो cm निकालना है। तो -9 प्लस 8 -1 अपॉन इन दोनों के रूट का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16, सही करा अभी तक, ठीक, -10, तो ये 2 बाय कितना 5, 2 बाय 5 मतलब 0.4, और रेडियस क्या है 4, तो इसका मतलब ये सेंटर के बड़े करीब है, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो यही लेंथ 0 आ जाए तो पता क्या निकलता है इसका मतलब, हाँ शाबाश, अगर यही लेंथ 0 आ जाए इसका मतलब है कि सेंटर से जा रही होगी, ठीक, ठीक है ना। यही लेंथ रेडियस से बड़ी आ गई तो आउटसाइड हो गई, यही लेंथ रेडियस से कम आ गई तो इनसाइड हो गई, और यही लेंथ ठीक रेडियस के इक्वल आ गई तो सर्कल पे हो गई, टेंजेंट हो गई। कोई कंफ्यूजन? और ये क्वेश्चन इसी से करना है, इसके लिए फॉर्मुला मैं आपको नहीं, फॉर्मुला है पर वो सेंटर 0 0 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी तक जितना पढ़ा है समझ में आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज की क्लास में, ऑलमोस्ट लगभग मेजर पार्ट आज कवर हो जाएगा, बचा हुआ फ्राइडे को। आउटसाइड सेंटर है 1,2, रेडियस है 3 यूनिट, सही लिखा है, कोई गलत तो नहीं है? ये कोशिश करा करो, मेरा काम मेंटल करने पे बहुत फोकस होता है, आप भी करो। अब देखो लाइन दी है 2x, सॉरी 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये कितना बेटा 1,2 cm। ये डायग्राम समझाने के लिए बना रहा हूं, मुझे पता नहीं लाइन है कहां, इसलिए तो cm 2 प्लस 6 प्लस 5 बाय रूट 4 प्लस 9, ये हो गया बेटा 11 13 बाय रूट 13, सही लिखा है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो ये 3.5 भी हुआ, ठीक है, 4 से तो कम होगा बेटा ये। अच्छा अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए 4 भी मान लो, 4 नहीं है पर मान लो 4 है, तो 13 बाय 4 होता तो भी 3 पॉइंट समथिंग मिलता, ये तो 4 से भी कम है, तो हमें पता है 3 पॉइंट से ज्यादा मिलेगा, और जबकि ये कितना है 3, तो इसका मतलब है लाइन कहीं ना कहीं बाहर होगी, जब भी तो लेंथ ज्यादा आ रही है ना, लाइन कहीं बाहर होगी 3 से दूर, इसलिए 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लगता है, मत उलझना रूट वुड में, रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू काम दे रही है। क्लियर और नॉट? बहुत समझ के पढ़ो, ये इतना अच्छा टॉपिक है, ये भी कोनिक्स भी ऐसे ही पढ़ोगे, वो जब तक समझोगे नहीं, जब तक दिक्कत है, एक बार समझ में आ जाए क्या जरूरत है। और मैं तो श्योर हूं मैं 100% क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के ज्यादा अच्छे से करवा सकता हूं, फॉर्मूला भूल जाओगे, कंसेप्ट नहीं भूलोगे। कोई कंफ्यूजन? अगर रेडियस से 0.001 भी बढ़ी तो आउट हो गई, ठीक रेडियस के इक्वल हो तो ही टच करती हुई जाती है, और रेडियस से कम हो तो इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, फिर आप कुछ कर नहीं सकते, बस 3 ही कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन के 3 ऑप्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन, बोलिए इनसाइट। अब देखो सर्कल के बारे में मैं पहले समझूं तो सर्कल का सेंटर है 5,8, रेडियस 7 है, क्यों, सही है, ठीक है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं कोई बुक के क्वेश्चन ले ही नहीं रहा हूं, जरूरत ही नहीं है बुक के क्वेश्चन की। यहां पर आओ 5,8 रखो भाई, 30 प्लस 64 माइनस 15, सही है, अपॉन 10, क्यों गलत है, सही है, ठीक है। अब ये -15 कर दो तो 15 ही बचा,
70/10। रेडियस गलत लिखा। अच्छा ठीक है, 25 प्लस 60। अच्छा रेडियस गलत लिख दिया, सॉरी। मैं कुछ और देखते हुए दे रहा था, इसलिए रेडियस मेरे दिमाग में था। +8। बोलो। √97, ठीक है। अच्छा इसका बताओ कितना आ गया ये? 7.9। और ये है 9 पॉइंट समथिंग, क्योंकि √100 होता तो 10 होता। तो 9 पॉइंट समथिंग या 7.9, हमें तो इतनी जरूरत थी, तो इसका मतलब है इंटरसेक्ट टू रियल पॉइंट। एक्चुअल में मैं जब आपको क्वेश्चन देता हूं तो साथ में कैलकुलेट भी करते हुए देता हूं, तो मैं 8 लिखना चाह रहा था यहां पर। तो 25 प्लस 16 प्लस 8 कितना होता? 49। तो वो उस वजह से रेडियस ऐसे लिख दिया। क्वेश्चन बना रहा हूं तो साथ में तो आपके करता चल रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ये टाइप यही है, पर क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न अलग है। ये वाला जो क्वेश्चन दिखवा रहा हूं, इसके ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ लाइन टचेस द सर्कल। Find the value of lambda if line touches the circle. 3x plus 4y plus lambda equal to 0. X square plus y square minus 2x minus 6y minus 6 equal to 0. एंजॉय करते हुए टॉपिक को पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। मैं कह रहा हूं जिस टॉपिक को पढ़ने में आपको मजा आएगा, वो टॉपिक का कंसेप्ट सबसे अच्छा बनेगा। जिस चीज को रोते हुए पढ़ोगे उसका कुछ नहीं होने वाला। देखिए सेंटर बोलो 1 3, रेडियस बोला 4। तो सेंटर अब ये लिखा आपने 3x प्लस 4y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। 1 3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस CM। बोलो 3 प्लस 12 प्लस लेमडा बाय 5। रेडियस कितना दिया है? 4। 4 इक्वल टू 15 प्लस लेमडा बाय 5। अब एक चीज याद रखना, ये डिस्टेंस है। लेमडा की 2 वैल्यू आने वाली है, और लॉजिक भी पता है आपको क्यों आएंगी, दो बताता हूं। तो 20 इक्वल टू 15 प्लस लेमडा मॉड में मॉड हटेगा प्लस माइनस 20 इक्वल टू 15 प्लस लेमडा। आपने एक आंसर बिल्कुल सही बोला, लेमडा 5 और एक लेमडा। इसका रीजन है जानते हो क्या? कि टेंजेंट ये भी हो सकती थी या होगी पैरेलल, इसलिए एक्स वाई सेम रहेगा। कांस्टेंट टर्म मतलब सेंटर के अप हो सकती थी या सेंटर के। अब आपने 5 आंसर बोला सही है। अब डिपेंड ऑन ऑप्शन, मान लो ऑप्शन में दोनों दिए तो दोनों लेंगे। 5 दिया 5 लेंगे, केवल -35 दिया -35, ये ऑप्शन डिसाइड करेगा। पर मैं 99% श्योर हूं दोनों ही देंगे, क्योंकि ये वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। तो आपको दोनों आंसर बताने होंगे। कोई कंफ्यूजन? अब अभी जितना पढ़ा मैं श्योर हूं डीपीटी में कुछ क्वेश्चन होंगे भी इस तरह के, मतलब जो भी 2 4 5 आप बन जाएंगे आपसे। इसलिए कभी भी आप परेशान नहीं हो, आप पहले समझते हुए पढ़ते जाओ। चलो वन मोर क्वेश्चन सेम। बोलो बेटा। हो गया। अब देखिए क्या होता है, आप जितना इमेजिनेशन जितना डायग्राम पेपर में कितना भी कम करो, पेपर में तो सेंटर लाइन बनाऊंगा, सर्कल भी नहीं बनाऊंगा। पर अभी क्यों बनाता हूं? आपकी थोड़ी विजुअल पावर बढ़ती है, इमेजिनेशन आपके आते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। सेंटर बोलो 2 -2, 3, रेडियस बोलो 3। बाकी पेपर में तो आप सीधे ये लाइन लिखी हुई है, खत्म। इस पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर डालना CM एंड दिस इज 3। तो 3 इक्वल टू -4 -9 प्लस लेमडा बाय √13। सही है। तो 3 √13 इक्वल टू लेमडा -13 बोल सकते हो आप, एक ही बात है वो तो। अब आपने साइन लिया तो क्या होगा? +-3 √13 इक्वल टू लेमडा -13। तो लेमडा इक्वल टू 13 प्लस माइनस। अब हो सकता है एक साथ दे दें, अलग अलग दे दें, हो सकता है एक साथ दे दें, हो सकता है अलग अलग दे दें। कोई कंफ्यूजन? अभी तक का कोई कंफ्यूजन? वन मोर क्वेश्चन।
फाइंड एरिया ऑफ सर्कल अब इसके जो डायरेक्ट फॉर्मूले वो लिखवा जरूर दूंगा, क्योंकि एक आध बार फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा गया, पता होना चाहिए पर इस क्वेश्चन के बाद। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल इफ लाइन टचेस द सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल इफ लाइन टचेस द सर्कल, और ऐसा भी लिख सकते हो फाइंड एरिया ऑफ सर्कल इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल आर दिस एंड दिस। यदि सर्कल की ये दो टेंजेंट हैं तो बताना है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। सर्कल के बारे में कुछ नहीं पता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो सॉरी, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल इफ टेंजेंट ऑफ सर्कल आर गिवन। और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना आप सब, अगर थोड़ा भी आज की क्लास में कंफ्यूजन आया तो इसका मतलब है कि आपने पहले बार कभी नहीं पढ़ा होगा, तो आज फिर बैठ के पढ़ना, पूरा प्रैक्टिस करना जितना पढ़ाया। अब आज की क्लास का तो आपको बुक के सारे क्वेश्चन बनेंगे तो फिर और क्लियर होगा। अब कल आपकी क्लास नहीं होगी, सर्कल की अगली क्लास होगी फ्राइडे, पर इस बीच में असाइनमेंट टेस्ट होंगे तो आपको प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा सर्कल का, नहीं तो आप फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो फ्राइडे की क्लास के पहले आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करना, क्योंकि फ्राइडे को थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, नेक्स्ट वीक में फिर प्रैक्टिस कवर करेंगे। और कल 22 वालों का मॉक पेपर एनालिसिस होगा, पर कल मॉर्निंग में होगा। मॉक पेपर का एनालिसिस कल मॉर्निंग 10:30 पे होगा। चलो अब जरा ये बताइए, इसमें आपको सर्कल तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, पर सर्कल की टेंजेंट दी है, और टेंजेंट देख के पता चल रहा है दोनों टेंजेंट कैसी है, पैरेलल है, इसीलिए एरिया निकाल सकते हैं। सर्कल की टेंजेंट अगर पैरेलल है, मतलब एक टेंजेंट ये है तो दूसरी यही हो सकती है, तो इन जब भी पैरेलल होंगी, नहीं तो पैरेलल नहीं होंगी। मान लो अगर अलग अलग होती है, अलग अलग हो सकती है, कैसी हो, एक ऐसी हो, तो नहीं निकाल सकते थे। तो दिया हुआ क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड है, ये क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में आ भी चुका है। अब दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर निकालोगे तो वो डायामीटर आएगा, और डायामीटर का आधा रेडियस, और एरिया होता है पाई आर। ये पूरा फंडामेंटल लॉजिक था उसका। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन होता है C1 माइनस C2 बाय स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट याद करो। बट जब दोनों के एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम हो, जब, याद है ना वो सब? हाँ, तो वही करना। तो पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए और 6x प्लस 8y, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालोगे तो -12 प्लस 15 अपॉन 10, तो 3/10। क्यों? ये तो लेंथ ऑफ डायामीटर है, तो रेडियस और छोटा हो जाएगा, 3/20 रेडियस हो गया। अब एरिया बोला है तो पाई आर स्क्वायर मतलब 9 तो 9 पाई। इस तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ चुका है, आईआईटी में भी आया हुआ है, निमसेट में भी आया हुआ है। कोई कंफ्यूजन? अब जो मैंने पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल लिखा था फिर से डालो। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो लिख ही लें एक बार। वही पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। आप बुक वगैरह देखोगे, मेरी जो शीट है उसमें मिलेगा। मान लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड लाइन। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, लाइन है वाई इक्वल टू mx प्लस सी। पोजीशन बतानी है, वही सेम, इनसाइड, ऑन द और आउटसाइड, ये 3 पॉसिबिलिटी है। जो मैंने इतनी मेथड आपको इतनी देर से प्रूफ समझाया, उसी से मैं इसको प्रूफ करूंगा, याद नहीं करवाऊंगा। बताओ क्या करते अगर आप कर रहे होते तो? सेंटर 0 0, रेडियस ए है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, लाइन ये लिखिए। अब किस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है? 0 0 से OM, तो बताओ OM क्या होगा? C अपॉन रूट, यही होगा। OM यही होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब OM लेस देन रेडियस आया, तो इसका मतलब क्या? अरे पढ़ तो चुके हैं आप लोग, इनसाइड, तो इसका मतलब OM क्या? C अपॉन रूट, यही लिखते। तो कंडीशन ऐसी लिखी मिलती है बुक में, C लेस देन A रूट 1 प्लस M स्क्वायर, दिस इज कंडीशन ऑफ इनसाइड। ये डायरेक्ट पूछा जाता है और बहुत काम आता है, C लेस देन A रूट 1 प्लस M स्क्वायर। और कोई याद नहीं करना, मैं कुछ भी याद नहीं करवा रहा हूं, सब कंसेप्ट के साथ करवा रहा हूं। क्लियर? C लेस देन A रूट 1 प्लस M स्क्वायर इज कॉल्ड इनसाइड। वही जो आपने नोट लिखे थे, वही दोबारा पूरी चीज दोबारा बता रहा हूं बस।
अगर आपने थोड़ा भी सर्कल पढ़ा होगा तो कंडीशन ऑप्शन देखे होंगे, इसलिए पता होना जरूरी है बस। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये रब कर रहा हूं केवल। दूसरी कंडीशन मान लो, ठीक, ओ एम किसके इक्वल है, रेडियस की। ये किसकी कंडीशन होती है, टेंजेंट या ऑन द की। तो ओ एम की वैल्यू रख दो, तो आप क्या बोलोगे, सी इक्वल टू ए रूट। इसका मतलब क्या है, अगर सी की वैल्यू ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर के इक्वल है तो आप बोलोगे ऑन द सर्कल या क्या, टेंजेंट। काफी कुछ पढ़ना होता है टेंजेंट के बारे में, अभी आगे चल के पढ़ोगे। और तीसरी वही, वो एम ग्रेटर देन रेडियस, यानी सी ग्रेटर देन, ये किसकी कंडीशन, आउटसाइड। अब क्या होता है, ये ट्रिक फॉर्मुले हैं। इस ट्रिक फॉर्मुले को गलती से भी आपने जनरल इक्वेशन में यूज कर लिया तो ऑप्शन ए मिलेगा, जो गलत हो जाएगा। तो ये पूरी कोनिक्स की दिक्कत है, पूरी सर्कल कोनिक्स की, इसलिए लोग सर्कल और कोनिक्स पे कभी कमांड नहीं कर पाते। मेन रीजन ही यही है। और मैं आपको दिखाऊंगा ना अभी क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन करेंगे 100-200, कम से कम सर्कल के 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं खुद क्लास में करवाऊंगा, इसलिए कोई गाइड की जरूरत नहीं है आपको। कम से कम 200 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, बहुत होते हैं 200 क्वेश्चन। इन 200 क्वेश्चन को 5 बार कर लेना बस, तो फिर 200 नए क्वेश्चन भी बन जाएंगे। आप 500 क्वेश्चन कर लो, आपको नए 100 क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं, पर 200 क्वेश्चन 5 बार कर लो, नए 200 क्वेश्चन पक्की बातें बन जाएंगे। इतना क्लियर। चलो अब इस पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आइडिया देता हूं। y इक्वल टू 3x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, फाइंड पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। भाई अगर मैं देखूं तो c कितना है 4, m कितना है 3, a कितना बेटा, a 4 है, a स्क्वायर 16 है। तो कंडीशन क्या होती है, c और a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, आपको ये देखना है ना। तो a मतलब 4 रूट 1 प्लस 9, यानी 4 रूट 10, सही है। तो ये 3 भी मान लो तो 4 3 12, c कितना है 4, तो c क्या है, लेस देन a रूट 1 प्लस, मतलब इनसाइड। क्लियर। पर मैं कभी भी मानता हूं कि अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होता मैं इन सब में नहीं उलझता, मैं तो फट से क्या करता, सेंटर 0 0 है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दो, इतनी वो लेना ही नहीं है, सी एम निकालो, बताओ 4 अपॉन रूट 10, 4 अपॉन रूट 10 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, रेडियस 4 है, मतलब लाइन इनसाइड। ये रूल तो यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो जो कंसेप्ट सीखा है। तो ये जो मैंने फॉर्मुला लिखवाया ये इसलिए कि कभी डायरेक्ट फॉर्मुला ही पूछ लें तो पता हो, नहीं तो क्या फायदा इसका, बहुत एडवांटेज नहीं है। क्लियर। y equal to 2x plus lambda x square plus y square equal to 25. Find the value of lambda if line touches the circle. अब भाई इसको दो तरीके से कर सकते हैं, सी इक्वल टू ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, सी कितना है लैम्डा इक्वल टू ए रूट 1, ए कितना है 5 रूट 1 प्लस 4, तो लैम्डा इक्वल टू 6 रूट 5। अब ये भी मिल सकता है लिखा हुआ, और क्योंकि रूट के साथ बना हुआ तो क्या मिल सकता है, प्लस माइनस, ए की वैल्यू 5 है, ठीक है 5 रूट 5 ना, तो प्लस माइनस मिलेगा, याद रखना। वैसे भी अंडर रूट लगाना, अंडर रूट इज सेल्फ क्या होता है, प्लस माइनस, तो कहीं उलझ मत जाना, जहां अंडर रूट लिखा मैंने नहीं भी लिखा प्लस माइनस, तो अब देख लो ऑप्शन प्लस माइनस दिए तो प्लस माइनस, नहीं दिए तो प्लस, दिए होंगे प्लस माइनस ही, कंडीशन भी यही होती है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, c इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हो प्लस माइनस ए रूट, तो फिर अंडर रूट की वैल्यू का प्लस माइनस नहीं लेना होता। बाकी आप अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालते तो क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 2 पॉइंट समथिंग लिखते हैं ना, तो प्लस माइनस ऐसे भी लिखा छोड़ देते हैं, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाती है, अगर ये लाइन इस पर टच कर रही है तो कंडीशन ये आएगी, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो y इक्वल टू एम एक्स अब क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जल्दी हो जाता है। अब लोग काम इस पे करते हैं, बताता हूं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लाइन टचेस द सर्कल। फट से बच्चे लगाते हैं, सी इक्वल टू ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ए कितना है, इसका रेडियस है 4, 4 रूट 1 प्लस एम 16। सर लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट, आप देख लेना ऑप्शन ए में यही मिलेगा एंड 100% रॉन्ग। देखो आप मेथड से निकाल के, इसलिए कहीं पर भी आपकी ट्रिक फॉर्मूले 90 जगह पे 90% जगह पे फेल होने चालू हो जाएंगे। आप देखो आप क्या आ रहा है, ये तो किस रॉन्ग, देखो आप मेथड से निकाल के, इसलिए कहीं पर भी आपकी ट्रिक फॉर्मूले 90 जगह पे 90% जगह पे फेल होने चालू हो जाएंगे। आप देखो आप क्या आ रहा है, ये तो किससे आया है, जब सेंटर 0 0 था, ये उस कंडीशन को आप यहां अप्लाई कर लेते हो। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, देखो ये नहीं आ रहा होगा आपका लैम्डा, देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। अब मैं इसको करूंगा तो लाइन मेरी ये है 4x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा, 2 3 सेंटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट। बोलो 8 माइनस 3 प्लस लैम्डा अपॉन 5 20 इक्वल टू 5 प्लस लैम्डा, सही लिखा है। अच्छा मैंने नीचे गलत लिख दिया, रूट 17, रूट 17, तो 4 रूट 17 इक्वल टू लैम्डा प्लस 5, अभी सही है। 4 रूट 17 अभी भी आया है। बस अब क्या दिक्कत है, जैसे ही आपने प्लस माइनस लिखा तो अब आप लैम्डा लिखोगे -5 प्लस माइनस 4 रूट 17। जितनी जल्दी आने वाली मिस्टेक को दूर कर लो अच्छा है। देखो ये और ये आंसर में आधा आंसर सेम है, ये रह जाता है। तो अगर सेंटर 0 0 नहीं है, मैं भी सर्कल में आगे बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा, पर मैं आपको अभी बता रहा हूं वो सारी ट्रिक्स इस पर है। और सर्कल की इक्वेशन चेंज, सारी ट्रिक फेल। आंसर मिलता है आधा मिलता है, पर ऐसा नहीं कि गलत आया। अगर मान लो एक ही ऑप्शन ही होता तो हम लगा देते इसके साथ, पर सही तरीका करने आना चाहिए आपको, नहीं तो आपकी पेपर में मिस्टेक कोई रोक नहीं पाएगा। और इससे ज्यादा आगे मिस्टेक पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में होती है। सारे ट्रिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के जनरल क्वेश्चन आया सब गलत। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो एक लास्ट और पढ़ लेते हैं आज की क्लास में। लिखिए अभी मैंने बताया था पोजीशन ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, अब मैं बता रहा हूं रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स। लिखिए ये भी बड़ा ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स। अगर दो सर्कल दिए हैं तो उनके बीच का क्या रिलेशन है, कंसेप्चुअल, इसलिए आज ही पढ़ा रहा हूं। और ब्रैकेट में लिख देना, इसके साथ एक चीज और निकलती है, और करके लिखिए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स। अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहीं पढ़ लोगे। रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स, दो सर्कल के बीच का रिलेशन, और दूसरी चीज नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। ओके, तो अब पहले मैं समझा देता हूं कि क्या बोलना चाहता हूं, फिर उसके बाद समझिए। दो सर्कल के बीच का रिलेशन बताना है। हो सकता है दो सर्कल ऐसे हों, मतलब एक दूसरे से अलग है, क्लियर, ठीक। हो सकता है कि दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो, इसे बोलते हैं टचेस एक्सटर्नली। हो सकता है कि दो सर्कल अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हो सकता है दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हो। अभी दिमाग चलेगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है दो सर्कल अंदर ही एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। और कोई कंडीशन हो सकती तो बता दो। ओवरलैप मतलब तो सेम सर्कल हो गए, तो ओवरलैप तो 100 सर्कल बना दो, 100 दिखेंगे। दो अलग अलग सर्कल की बात की जा रही, थोड़े लॉजिकली सोचा करो। ये बिल्कुल वैसे ही दिमाग है कि एक पॉइंट पे हेड या टेल आएगा, कुछ तीसरा हो सकता है। हाँ सर खड़ा सिक्का हो सकता है, आपको नहीं पता। मैं हमेशा अपने घर पे बोलता था कि हेड आया तो मैं खेलने जाऊंगा, टेल आया तो टीवी देखूंगा, और खड़ा सिक्का आया तो पढ़ाई करूंगा। और इसलिए मेरे को कभी दिक्कत नहीं हुई, इसलिए मेरे पूरे कंसेप्ट गोल है ना, क्योंकि खड़ा सिक्का आया नहीं कभी, तो पढ़ाई के ऊपर कोई टेंशन हुई नहीं। चलिए तब सुनिए, इसके अलावा और कोई कंडीशन नो। अरे कोसेंट्रिक मतलब यही हो गया, इसी का पार्ट। वो कोसेंट्रिक हो, वो इसके बाजू में घूम रहा हो, थोड़ा लॉजिकल बात करें हम, समझें। अब सुनिए, इस कंडीशन को बोलते हैं नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस। इसको भी और इसको भी, ये कॉमन केसेस हैं। बस अंतर ये है कि अगर इसमें मैं कॉमन टेंजेंट निकालूं तो एक टेंजेंट ये जा सकती है, एक ये जा सकती है, एक ये जा सकती है, और एक ये। अभी लिखना नहीं, अभी तो समझा रहा हूं, फिर एक एक फिर समझाऊंगा। तो इसमें 4 टेंजेंट मिल सकती थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट जिसे बोलते हैं। अगर इस कंडीशन को देखें तो इसमें 3 टेंजेंट मिल सकती थी, यस और नो। और इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल टचेस, इसको हम बोलते हैं इंटरनल टचेस। और इसमें हमें एक टेंजेंट मिल सकती थी, इसे बोलते हैं इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसमें 2 टेंजेंट मिल सकती थी। इसका और इसका नाम एक ही है, इसको भी हम बोलते हैं नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस, पर इसमें कोई कॉमन टेंजेंट, तो इसमें 0 मिल सकती थी। ये अब क्योंकि दोनों चीजें रिलेटेड हैं इसलिए एक साथ बता रहा हूं। तो अब 1 बाय 1 केस डालिए। केस नंबर 1,
केस नंबर 1, इफ सर्कल टचेस एक्सटर्नली, यहां से कंसेप्ट बनेंगे आपके। इफ सर्कल टचेस एक्सटर्नली, अगर सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं तो। इफ सर्कल टचेस एक्सटर्नली, आप कंडीशन भी खुद बना लोगे, सबसे खास बात ये दो सर्कल हैं जो बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। पहला सर्कल का सेंटर C1, दूसरे का सेंटर, पहले सर्कल की इक्वेशन S1 इक्वल टू 0, दूसरे की बोलो। अब मैं बोलूं आप बताओ S1 क्या है, तो आप पता क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x, एक्स वाई में कभी 1 मत लगा देना, 2f1y प्लस दिस इज कॉल्ड S1। मैं अगर बोलूं S2 लिखो तो बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इक्वल टू 0। हम इन दो सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें पहले सर्कल का सेंटर जो है, ये बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, तो आप स्टैंडर्ड मानते चलना, -g1 -f1 है, दूसरे सर्कल का सेंटर -g2 है -f2 है, पहले सर्कल के रेडियस को हम r1 बोलते हैं, जो कि क्या होगा g1 स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड बातें, इसलिए लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, पर मैं छोटी छोटी चीजें बताना इसलिए जरूर समझता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर और डेवलप हो। तो ये अब मैं आपको जब भी S1 S2 बोलूं तो आगे बहुत सारी जगहों पे जरूरत पड़ेगी, तो ये नहीं लिखूंगा, कोसेंट्रिक सर्कल पढ़ाऊंगा या एंगल बिटवीन टू सर्कल्स बताना है ना, ये सब चीजें भी पढ़ोगे आप, ऑर्थोगोनल सर्कल्स, तो सब बार बार आएंगे, इसलिए हमने जैसे ही मैंने S1 लिखा या S2 लिखा तो आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए क्या लिखा है। तो रिलेशन बिटवीन टू सर्कल में केस नंबर 1 हम पढ़ना है, इफ सर्कल टचेस एक्सटर्नली, अगर सर्कल बाहर से टच कर रहे हैं, टच करने का मतलब था एक सिंगल पॉइंट पे, डायग्राम में भले आपको बड़ा सा दिख रहा है। अब बताइए कैसे पता चलेगा मुझे कि सर्कल बाहर से टच कर रहे हैं, बड़ा सिंपल लॉजिक है, ये रेडियस r1 है और ये रेडियस क्या है r2। अगर मैं दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालूं और वो ठीक किसके इक्वल आ जाए, दोनों रेडियस के सम के, तो इसका मतलब है सर्कल टचेस एक्सटर्नली। ये कंडीशन है पहली, यानी आपको जो सर्कल दिया होगा, आप दोनों सर्कल के सेंटर रेडियस निकालना और दोनों रेडियस का सम और दोनों सेंटर का डिस्टेंस को मैनेज करोगे, उससे कंक्लूजन बनता है। 1 बाय 1 पढ़ते चलते सब समझ में आएगा, ना आए तो कोई बात नहीं, अगली क्लास स्टार्ट ही इससे होगी। इसके अलावा अगली क्लास में ये वाला पोर्शन रिवाइज करेंगे, फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट, कोएक्सियल सिस्टम है ना, और ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ये बच्चा कोसेंट्रिक सर्कल, ये सब कवर कर लेंगे। ये इसलिए करवा रहा हूं, इसमें 8-10 चीजें छुपी हुई हैं, कहने को छोटा सा नाम है पर इसमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। क्लियर? और वहीं नीचे नोट डालो, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, बोलो कितनी, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, यस कॉमन टेंजेंट 3, यानी आपको नंबर ऑफ कॉमन, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा, देखो सर्कल टचेस, ऐसा मतलब हो सकता है रिलेशन बिटवीन सर्कल, दो सर्कल दिए होंगे और लिखा होगा ऑप्शन ए, में अभी बता रहा हूं, ऑप्शन ए फिक्स होता है, टचेस एक्सटर्नली, बी टचेस इंटरनली, सी इंटरसेक्ट ईच अदर, डी नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस, ये 4 ऑप्शन, या दो सर्कल देके लिखा होगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऐसे कुछ आंसर हो सकते हैं, पर करना यही पड़ेगा। तो आपको अगर ये भी पता करना है कि इसमें कितनी टेंजेंट है, तो भी इसी रिलेशन से पता चलता है। तो मान लो दोनों सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल आए, तो आप बोलोगे सर इस केस में 3 टेंजेंट मिलेगी, एक टेंजेंट ये जो कॉमन पॉइंट से जा रही है, एक ऐसी कुछ होगी और एक इस तरह की एक टेंजेंट और होगी। इनके इक्वेशन भी निकालना वगैरह आती, पूछ सकते हैं कभी, जो आपके एग्जाम में आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पर आपके दिमाग में जरूर आएगा, तो वो भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं, पर वो आगे की स्टेप। ये क्लियर? केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, ये ऑर्डर एक क्यों होता है मैनेज में बताऊंगा इसका रीजन। इफ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब अगर सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर्कल यही थे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो लोग आए, एक ने इस सर्कल को धक्का दिया, एक ने इस सर्कल को धक्का दिया, जितनी दम लगी लग गई, धक्का देने से थोड़े से आगे पीछे आ गए, तो ये क्या हो गया, कट कर गए, यस और नो। अब बताओ धक्का देने से दोनों थोड़े क्लोज तो आ गए, तो क्या कम हो गया, सेंटर का डिस्टेंस, रेडियस थोड़ी बदल जाएगा, जब ओरिजिनल सर्कल था जितनी लेंथ का उतना ही रहा, पर धक्का देने से दोनों सेंटर क्या हुए, थोड़े और क्लोज आ गए। आप थोड़ा थोड़ा लॉजिकली सोचिए, ये अभी ये रेडियस r1 ही है, यहां तक का, ये r2 है, इसकी कंडीशन क्या होती है, c1 c2 लेस देन r1 प्लस r2। आपने धक्का दिया, दोनों सेंटर थोड़े क्लोज आए, पर रेडियस क्योंकि उतनी रहा, तो रेडियस का सम तो उतना ही रहा जो यहां था। देखो समझो, ये जो यहां था वो यहां रहा, पर क्योंकि धक्का देने से सेंटर क्लोज आया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ओके, अब इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट नोट डाल के बताइए कितनी होंगी, 2। तो अगर आपसे नंबर ऑफ टेंजेंट पूछी तो भी यही, कौन कौन सी, ये 2 टेंजेंट।
आगे जाके बहुत कुछ चीजें पढ़नी, अभी पढ़ाऊंगा नहीं। जैसे अभी ये दोनों ने कट कर दिया, तो इस ये ए और बी पॉइंट पे कट करा, ए बी को ज्वाइन करें तो इसको बोलते हैं हम कॉमन कॉर्ड। इसकी इक्वेशन निकालना भी सीखोगे। सब सर्कल में पढ़ने को बहुत कुछ होता है, पर अभी एक एक करके, नहीं तो सब कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। ओके, ये इसलिए पढ़ाना 8-10 चीजें इसमें प्रैक्टिस कर पाओगे आप। अभी आने तो दो, फिर बताना ये होगी कि नहीं होगी। अभी आप थोड़ा बेचैन हो रहे हो, मुझे पता है आप कहां गड़बड़ करोगे। आप तीसरा केस, और ध्यान रखना इन सब केसेस को, अभी मैं बताऊंगा आपसे कहां पे क्या गड़बड़ होने वाली है। चलिए तीसरा केस, सर्कल टचेस इंटरनली। अब सर्कल टचेस इंटरनली है ना, कोई बाहुबली आया, उसने कहा नहीं ये जो छोटा सर्कल है इसको बाहर होना ही नहीं चाहिए, धक्का दे के उसने अंदर तक ला दिया और बिल्कुल इसके बाउंड्री से चिपका दिया। तो ये हो गया केस नंबर 3। तो अब इस बाहुबली को जरा बनाए हम, ऐसा हो सकता है। ये हो गया सर्कल टचेस इंटरनली। अब क्या हुआ होगा, ये सेंटर 1, ये सेंटर 2। देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस 1 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस 2 है। ये बात आप 50 बार पढ़ चुके हो, आप खुद बताओ, अलग से मैं लिखूं। ये C1 है, ये C2 है, ये पूरा डिस्टेंस है R1, ये पूरा डिस्टेंस है R2। तो C1 C2 किसके इक्वल है? C1 C2 किसके इक्वल है? बिल्कुल सही है, C1 C2 अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे ना सर ये वाला डिस्टेंस इस बड़े में से माइनस कर दो, तो R1 माइनस R2। मॉड इसलिए लिखा, कोई गलत भी कर दोगे, बड़े में छोटा, छोटे बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस मतलब मॉड, नहीं लगाऊं मॉड तो लगा दो, लगा नहीं हो तो आप लगा दो, नहीं लगाओ बुक में तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो अब मिस्टेक कहां होती है, कई लोग जो सेकंड केस है ना इसमें R1 माइनस R2 करने लगते हैं, कभी मत कर देना गलती से भी। R1 माइनस R2 इसी केस में होगा, किसमें? सर्कल टचेस। और रीजन समझ में आ गया होगा आपको कि भाई सर्कल को अंदर से ही टच करना है, ऐसा सोच लो, एक ये सर्कल था और एक ये है, तो ये पूरे रेडियस में से इस रेडियस को सेपरेट करा तो दोनों सेंटर के बीच का हमें डिस्टेंस मिल गया। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, यस 1, एक ही होगी। फोर्थ एंड लास्ट केस, fourth and last case, neither intersect nor touches the circle. जब ये कंसेप्ट सीख जाओगे तो कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा। अभी बिल्कुल आप मत उलझ जाना उसमें, क्योंकि उसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है ना। तो अभी जितना जैसे जैसे पढ़ाऊं उस ऑर्डर में करना कवर। अब मैं बोल रहा हूं neither intersect nor touches the circle। अब समझना जरा मेरी बात, इसके दो केस हो सकते हैं, केस ए और केस बी। इसमें जो मर्जी वो ले लेना, ठीक, कहीं पे भी। तो पहले केस ए की बात करते हैं, फिर इस पे आएंगे। अब देखो इसमें आपको लॉजिक से ही समझ में आ रहा है कि अगर मैं C1 C2 का डिस्टेंस निकालू भी, बेटा ये इतना सा R1 है, ये इतना सा, तो आप बताओ इसमें क्या बोलोगे, C1 C2। हाँ, अब आप थोड़ा सा ध्यान करिए, कुछ देर पहले जब मैंने इंटरसेक्शन लिखा था, जो आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, उसमें C1 C2 लेस देन था, और यहां पर यही छोटी छोटी मिस्टेक पेपर में होती है। क्लियर बात? अभी आ रहा हूं, रुक तो जाओ, इसमें भी नहीं होगा। यही तो खास बात है, मुझे पता है ना कि कहां मिस्टेक करोगे। इज दैट क्लियर? दोनों सेंटर। अच्छा, इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4, 2 एक हो गई, इसे डायरेक्ट बोलते हैं, इसे ट्रांसवर्सेस कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। पर अभी मैं उन सब में टेंजेंट के नाम, क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, सब में नहीं उलझाना चाह रहा हूं, सब बाद में सिखाऊंगा। जो मैंने आपसे बोला ना 150-200 क्वेश्चन करवाऊंगा, उन क्वेश्चन के साथ ट्रिक समझा पाऊंगा। कुछ चीजें ट्रिक्स से ही सीखनी पड़ेंगी, मेथड से नहीं। ये क्लियर? तो अगर सर्कल एक दूसरे से दूर है तो दोनों सेंटर का डिस्टेंस दोनों रेडियस के सम से ज्यादा होगा, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों रेडियस के सम से कम होगा। ये दोनों का क्लियर रखिएगा, नहीं तो मिस्टेक होने वाली है। फोर्थ का लास्ट केस, जिसे मैं बी बोलता हूं, नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस का ही फॉर्म है, पर बी लिख लेना उसको। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, पूरी मिस्टेक यहीं पे आके होती है बच्चों से। ये ऐसा है, ये सेंटर C2 है, ये C1 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता करना है। थोड़ा लॉजिक से बताइए, अगर मैं यहां से यहां तक जाता तो ये कितना होता, R1, और यहां से यहां तक ही जाता तो R2 होता। इंटरनल कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। जब इंटरनल टच कर रहा था तो C1 C2 में ये बिल्कुल क्लियर बात थी कि ये R1 था, ये इतना R2 था, इसलिए आपने बोला C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2। पर यहां एक दिक्कत हो गई, इसको बाहुबली ने और ज्यादा धक्का दे दिया। अब और ज्यादा दे दिया तो बाउंड्री पे न चिपक के और अगर आ गया तो किसके क्लोज आया, सेंटर के। यानी ये डिस्टेंस तो उतना ही रहा, पर ये सेंटर के क्लोज आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? दोनों सेंटर एक दूसरे के क्या हो गए होंगे, थोड़े तो पास हुए होंगे, तो क्या होगा बताओ? तो R1 माइनस
R2 से तो बड़ा हो सकता है क्या C1 प्लस, नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है, C1 C2 जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन R1 माइनस R2। एक मिनट, सही आ गया समझ में, ये है उसका लॉजिक। इस वाले केस में ऐसा भी आप बोल सकते हो, आप चाहो तो कर सकते हैं कई लोग, R1 माइनस R2 से ये बड़ा होता है और R1 प्लस R2 से छोटा होता है। इस केस की पूरी कंडीशन ये भी मिलेगी बुक में, क्योंकि अगर इंटरनल टच कर रहे होते तो बराबर होता, तो आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो आप एक बार पूरा सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं और एक बार पूरे केसेस को। इस केस में बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ टेंजेंट 0, पूरा फिर से बता रहा हूं पांचों चीजों को, ये सब दो बार तीन बार समझने वाली चीजें। ये मैंने जो लिखा था इसमें ये कंडीशन भी ऐड कर लीजिए। और नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी, 0। अब एक एक करके छोटे छोटे डायग्राम फिर बनाते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई गलत ना लिखा हो, और फिर पूरा समझते हैं। चलिए केस नंबर 1, पहला केस मैंने लिया था सर्कल टचेस एक्सटर्नली। लॉजिक से आपको समझ में आया, दोनों सेंटर का डिस्टेंस दोनों रेडियस के इक्वल था। और नंबर ऑफ टेंजेंट की बात की जाए तो आपने बोली 3। केस नंबर बी, मान लो सर्कल अंदर से टच कर रहे थे, यहां से बनाना था कंसेप्ट एक्चुअल में, तो दोनों सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के, और नंबर ऑफ टेंजेंट आई 1। इससे सीखो, अगर इंटरसेक्ट की बात करें तो इसको धक्का दोगे तो अंदर आएंगे और इसको बाहर धक्का दोगे तो ये दूर जाएंगे। मतलब लॉजिक ये कहता है, मतलब नीचे लेता हूं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो। अगर मैं इसको थोड़ा लॉजिक से समझूं तो इसको धक्का देने पे अंदर आएंगे, या इसको बाहर पुश किया होगा तो ये गए होंगे। तो उस केस में रेडियस तो सेम रहा, इस केस में दोनों सेंटर का डिस्टेंस क्या है, बाहर दिया ना बढ़ गया, और इधर अंदर किया तो कम हो गया। तो C1 C2 की जो वैल्यू है वो रेडियस के सम से तो कम आएगी, पर रेडियस के डिफरेंस से ज्यादा आएगी, क्योंकि इसको देखोगे तो दूर गया और इसको देखोगे तो करीब आया। ये पूरा कंसेप्ट है, इतने से भी काम हो जाएगा, पर पूरा केस यही लिखना, बुक में यही मिलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। और इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट की बात की जाए तो नंबर ऑफ टेंजेंट इज 2। एंड केस नंबर क्लियर। एंड केस नंबर 4 में, अब ये वाला केस है, सीधा सीधा लॉजिक है, दोनों सेंटर का डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन R1 प्लस R2 आ जाए तो आउटसाइड, नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेज, और नंबर ऑफ टेंजेंट 4। और ये देखो इधर लेस देन है, इधर ग्रेटर देन है, अंतर क्लियर रखना इसमें और इसमें। लोग इसको कंबाइन कर लेते हैं, वहां पर ये बड़ा है, यहां पर ये छोटा है। और अगर ऐसे हुए इसमें तो आप बोलोगे C1 C2 और करीब आ गए, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन। देखो यहां क्या लिखा है, R1 माइनस R2 छोटा है, यहां पर बड़ा है, और इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट 0। ओके, अब इतना जो हमने करा है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बताता हूं, लिखिए क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आपको एक साथ बता रहा हूं, या तो क्वेश्चन पूछेंगे रिलेशन बिटवीन सर्कल, और पूछ सकते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट। लिखिए क्वेश्चन। सारी चीजें कंसेप्ट से पढ़ रहे हो, समझ में आएगा, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अब भाई सबसे लॉजिक सिंपल है, सर्कल के डायग्राम कोई भी बना लो, दूर पास इसमें मत उलझ जाना। इसका सेंटर है 3 2 और रेडियस है 4 यूनिट, इसका सेंटर है -1 -2 और रेडियस है 2 यूनिट। सही लिखा है, किसी एक को C1 लिख दो, किसी एक को C2, तो C1 C2 निकाला, सारा खेल इसी पे टिका हुआ है। 16 प्लस 16 क्यों, 4√2 सही है, या √32, मतलब √32 का ये फायदा है कि मैं लिख सकता हूं 5 पॉइंट समथिंग। कितनी एक्यूरेसी लगेगी बता रहा हूं। अब 2 + 4 कितना होता है, 6। अगर ये एक्सटर्नल टच कर रहे होते तो 6 आना चाहिए था, इंटरनल टच कर रहे होते तो 4 - 2 कितना होता है, 2।
तो 2 से ज्यादा है और 6 से कम है, मतलब ये सर्कल आपस में ऐसे रहे होंगे इंटरसेक्ट, क्योंकि R1 माइनस R2 से तो बड़ा है और R1 प्लस R2 से छोटा है। ये फंडामेंटल लॉजिक है। अगर रिलेशन पूछा होता तो ये, अब इसी क्वेश्चन में अगर यही देके पूछते नंबर ऑफ टेंजेंट तो हम आंसर देते 2। आंसर फिक्स होते हैं उसके 0 1 2 3 या फिर कई बार 0 की जगह 4 लिख देते हैं, डिपेंड ऑन 4 ऑप्शन क्या देना है उनको। क्लियर और नॉट? खुद क्वेश्चन बना के कर सकते हो। अब मेंटली मुझे टचिंग वाला या कुछ और देना तो थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे, क्योंकि मेंटली दूंगा तो अक्सर आंसर इंटरसेक्ट वाले आ जाएंगे। आपने क्या करा, सेंटर 1 निकाला, रेडियस निकाला, सेंटर 2 निकाला, रेडियस निकाला। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, दोनों सेंटर का डिस्टेंस निकाला, वो कितना आ रहा है, √32 यानी 5 पॉइंट समथिंग। अब बताओ ये R1 कितना है 4, R2 कितना बेटा 2, 4 माइनस 2 करोगे तो 2, 2 से तो बड़ा है ना 5 पॉइंट समथिंग, पर 6 से कैसा है, तो ये किसकी कंडीशन है, इंटरसेक्ट की। ओके नेक्स्ट। C1 मतलब सेंटर 1, C2 मतलब सेंटर 2, सर्कल 1 का सेंटर, सर्कल 2 का सेंटर क्या है। अब सर्कल 1 जो है -1 और रेडियस बोलो 1 ही ना, सर्कल 2 बोलो 1 1 और रेडियस बोलो 1, ये C1 मान लो, ये C2 मान लो, क्या दिक्कत है। C1 C2 निकाला, 4 + 4 क्यों, √8 सही है। √8 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, दोनों रेडियस का सम क्या है 2, तो भाई ये दिख तो रहा है C1 C2 क्या है, ग्रेटर देन, मतलब आउटसाइड, यानी बेसिकली नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस। यस और नो, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4। अगर पूछा होता तो क्वेश्चन यही होगा, क्या पूछेगा वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अंडर आए तो कंफ्यूज मत होना, अप्रोक्सीमेट की जरूरत पड़ती है। अब वैसे तो ये लगभग 3 के आसपास होगा, 2.8 होगा, और ये कितना, केवल 2 ही तो है, तो दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद बचे हुए सर्कल का पोर्शन फ्राइडे की क्लास में होगा, कल 22 के लिए मॉक एनालिसिस मॉर्निंग में होगा। पेपर अच्छा था, सॉल्व करके रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए सर्कल का। जो पोर्शन नहीं पढ़ा उसको छोड़ दीजिए, जो पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करिए, जो नहीं पढ़ा उसको लॉजिक से जरूर करना।